वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग मोशन इन प्लेन की एनसीईआरटी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 19 करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं फिर हम समझते हैं क्या करना है मुझे। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, आई जे आर द यूनिट वेक्टर्स। आप जानते हो वैसे भी आई कैप जे कैप क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर है। आई होता है एक्स एक्सिस के अलोंग और जे होता है वाई एक्सिस के अलोंग। क्वेश्चन करो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, हमें क्या फाइंड करना है, मॉड किसका किसका और डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे एंड आई माइनस जे। इतना तो आधा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर कहा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। तो चलो पहले ऊपर का हिस्सा कर लेते हैं। सबसे पहला हमें मॉड निकालना है और एंगल निकालना। तो देखो मॉड अगर हमें निकालना आई प्लस जे का, देखो जरा, तो ये तो निकालना आपको आता है। रूट कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा √2। बताओ भाई इसमें कोई डाउट है? इसके बाद हमें अगर निकालना है आई माइनस जे का मॉड, तो भी वही आएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, होगा तो प्लस ही। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम आ गए, कितने आ गए √2। कोई प्रॉब्लम बताओ मॉड निकालने में? हमें जब एंगल निकालने के लिए कहा जाए, ध्यान रखना, तो हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं भी समझ लेना। इधर निकाल देते हैं, यहां पर tan अल्फा, सपोज करो पहले वाले के लिए ले लिया एंगल हमने, y बाई एक्स होता है, ध्यान रखना, y का कंपोनेंट बाई x का कंपोनेंट। तो y मतलब किसका, j का कंपोनेंट। यहां j का कंपोनेंट क्या है बताओ, 1। तो यानी 1/1 करोगे आप कि नहीं करोगे बताओ? तो ये कितनी किसकी वैल्यू है, ये tan 45 की। तो अल्फा कितना हो गया 45 डिग्री। बताओ भाई दूसरे वाले के लिए अगर निकालना है तो मैं i माइनस जे के लिए उसको tan बीटा कह दो। इसका y कंपोनेंट क्या है -1, तो यहां क्या बनेगा -1/1। तो यानी -1 tan में किसकी वैल्यू होती है 135 की। नहीं जानते हो क्या ये बात? तो फिर बीटा हो गया हमारा कितना 135 डिग्री। यानी i प्लस जे और i माइनस जे दोनों का मॉड तो सेम है, एंगल अलग अलग है। अगर हम ग्राफिकली बताना भी चाहें तो हम ऐसे बता सकते हैं, देखो ये x एक्सिस रहता है, ये y एक्सिस रहता है, i प्लस जे हम लोग इस तरफ बनाएंगे। देखो 135 भी कह सकते हो आप, इसको -45 भी कह सकते हो, एक तरीका ये भी है। tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है कि नहीं होता है? तो हम इधर भी इसको बना सकते हैं। देखो ये i माइनस जे को शो करेगा, ये डायरेक्शन, ये एंगल अल्फा हो जाएगा और ये वाला बीटा हो जाएगा, अगर ग्राफिकली दर्शाना चाहें तो। एक तो बात ये हो गई। अब हम सेकेंड स्टेप पे आएंगे, जो हमसे मांग रहा है कि a इक्वल टू 2i प्लस 3j अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे एंड i माइनस जे। इसकी वैल्यू इन दो डायरेक्शंस में पता करनी है। तो पहले ये नोट करो, फिर हम उसको निकालते हैं आधा कुछ। अब देखिए इसका रिमेनिंग पार्ट हमसे क्या मांग रहा है, उस पर बात करते हैं। कह रहा है देखो व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। इस वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाने हैं, और किसकी डायरेक्शन में बनाने हैं, i प्लस जे की डायरेक्शन में निकालो और i माइनस जे की डायरेक्शन में निकालो। यानी एक बार इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन पे पता करो और दोबारा इसका कंपोनेंट हमें इस डायरेक्शन पे लेना है। तो देखो इसका एक प्रोसीजर है। अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग सी, तो एक प्रोसीजर है। पहले हम तीनों को लिख ले रहे हैं एक जगह अपने समझने के लिए। जैसे हमारे पास जो ए वेक्टर है वो देखो क्या है 2i प्लस 3j। हम बाद बाकी को b और c लेट कर ले रहे हैं, जो दो हमारे पास और है। b हमारा हो जाएगा i प्लस जे और c बोल देंगे i माइनस जे को। बोलो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब हम लोग निकालने चाहते हैं पहले a की वैल्यू अलोंग b। देखो कंपोनेंट ऑफ
ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो जिसका कंपोनेंट निकालना है उसका एक्चुअल में कॉस कंपोनेंट निकालते हैं, उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हमें किसका कंपोनेंट निकालना है? ए का, तो ए कॉस थीटा लिखेंगे। और जिसकी डायरेक्शन में निकालना होता है उसकी वैल्यू नहीं लेनी है, उसकी केवल क्या लेनी है? डायरेक्शन। और डायरेक्शन केवल किसमें होती है? यूनिट वेक्टर में। डायरेक्शन किसमें होती है? केवल मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, आराम से मल्टीप्लाई लिख सकते हो कि नहीं बताओ? तो हमें किसके डायरेक्शन में निकालना? जैसे सपोज करो पहले बी के निकालना चाहते हैं तो बी का यूनिट वेक्टर लेंगे। इस चीज को ध्यान से समझ लो। अगर हमें जिस वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए वो कॉस के फॉर्म में लेना है, ए का चाहिए तो ए कॉस थीटा, और डायरेक्शन जिसकी चाहिए उसका यूनिट वेक्टर लेना है, क्योंकि यूनिट वेक्टर में केवल बचती क्या है? डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड तो हो जाता है 1, तो मल्टीप्लाई कर सकते हो कहीं भी। तो पहला स्टेप देखो ये बना, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो ए कॉस थीटा बी कैप। अच्छा एक बात सुनो, ए कॉस थीटा बी कैप, बी कैप को आप बी वेक्टर बाई मॉड बी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ? हम यहां पर एक स्टेप मॉडिफिकेशन और बढ़ा दे रहे हैं, बी से मल्टीप्लाई बी से डिवाइड कर दे रहे हैं अपनी तरफ से। अभी किसी को एतराज? ये देखो इतना हिस्सा ए डॉट बी है कि नहीं बताओ? स्मॉल लेटर लिया तो स्मॉल लो, कैपिटल लेते तो कैपिटल लिखते। खैर बी वेक्टर बाई बी स्क्वायर बना कि नहीं बना? तो ये फॉर्मूला हमारे पास जो तैयार हुआ वो ए डॉट बी वेक्टर बी बाई बी स्क्वायर। बस इस चीज को समझ लो अच्छे से। आप डायरेक्ट इसको फार्मूले की तरह भी लर्न कर सकते हो, या आपको ये प्रोसीजर करना हो तो वो कर सकते हो। मतलब ये मेन बात है, इसके हिसाब से सॉल्व होगा। तो चलो हम पहले ए की वैल्यू लिखें। ए हमारा कितना है जरा बताओ? अभी जो पीछे लिखा था ए कितना लिखा है? 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j डॉट, फिर b लिख लो। b कितना था? a प्लस j मॉड b। b स्क्वायर मतलब क्या हुआ? मॉड b का स्क्वायर। b होता है, मॉड b होता है रूट, और स्क्वायर तो रूट 2 निकला था, याद है भी पीछे? यार नहीं तो निकाल के रख लो, लो निकाल दो। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर, b स्क्वायर लिखा है। और यहां वेक्टर लिख दो इस वाले का b, तो वो तो देखो ये डॉट पे रखा है पहले, और ये b वेक्टर i प्लस j। ध्यान से समझना जरा बात को। अब तुम्हें इनका डॉट ओपन करना, i डॉट i क्या हो जाएगा? 2, j डॉट j से करोगे तो 3, अपान में क्या आएगा? रूट 2 का स्क्वायर 2, और ब्रैकेट में क्या रहेगा? i प्लस j। ये 5/2 आया कि नहीं आया? ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, यानी ए का कंपोनेंट अलोंग द बी, ये रिजल्ट है। एक बात हो गई। अब यही प्रोसीजर हम सी के साथ करना चाहते हैं। हम निकालना चाहते हैं कंपोनेंट ऑफ सी। देखो अभी इस तरफ निकाल देते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग सी। इस बार हम सी के अलोंग निकाल रहे हैं, तो डायरेक्ट इसी फार्मूले के हिसाब से लिख ले रहे हैं। कोई दिक्कत है किसी को? पूरा प्रोसीजर नहीं दिखा रहे हम करके। जैसे यहां ए डॉट बी था तो यहां क्या होगा? ए डॉट सी, और इनटू में सी वेक्टर, अपान में सी का स्क्वायर। उसी फार्मूले से हमने उसको बना लिया। एनी प्रॉब्लम? तो उसी तरह से अब इसकी ए की वैल्यू रख लो पहले। तो ए की हमारे पास वैल्यू कितनी है? देखो 2i प्लस 3j, इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे आपका c हमने किसको लेट किया था? देखो i माइनस j को। अब बाहर c तो रहेगा ही, i माइनस j बाई मॉड c का स्क्वायर। ओके, c स्क्वायर मतलब मॉड c का स्क्वायर। मॉड c भी तो रूट 2 निकला था, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 2 होगा। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो, आप देखो i का i से तो 2 हो गया, j का माइनस में आएगा 3 आपका, देखो, और i माइनस j बाई 2, तो ये क्या बनेगा? -1/2। क्या बनेगा? -1/2
इन ब्रैकेट आई माइनस जे। हाँ, अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहो, एक बात आप सुनो, ये तो कंपोनेंट निकाला है। अच्छा, मॉड अगर निकालना चाहो आप, यहां देखो, इसका अगर इसकी वैल्यू का मॉड निकालना चाहो तो क्या आएगा, देखो मॉड यानी मैग्नीट्यूड। अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहें इस वैल्यू का, तो 5/2 का तो 5/2 ही होगा। इसका होगा कितना, √2, तो आप क्या लिखोगे 5/√2। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहो आप, देखो तो ये तो हमारा 1/2 ही रहेगा। इसका जब निकालोगे तो क्या आएगा, √2 आएगा कि नहीं आएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -1/√2 आएगा। ये मैग्नीट्यूड्स अगर आप लिखना चाहें तो, वो कंपोनेंट्स नहीं है, फिर वो क्या है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ कंपोनेंट। ओके, तो खैर आप समझ गए होगे, आप नोट कर लीजिए इसको। देखिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 उठाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं। फॉर एनी आर्बिट्रेरी मोशन, आर्बिट्रेरी मतलब होता है जैसा चाहो वैसा, यानी इसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इन स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू, आपको ट्रू बताना कौन सा है। तो देखो, पहला देखो, एवरेज वेलोसिटी निकाली गई है। देखो एवरेज वेलोसिटी, जरा ध्यान से देखो, यहां क्या फॉर्मूला है, v एवरेज इज इक्वल टू, देखो मैं ऐसे लिख देता हूं, अलग लिख देता हूं। v एवरेज जो निकाला इन्होंने, वो निकाला है v t1 टाइम पर, v t2 टाइम पर अपॉन 2। क्या एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकालते हो, एवरेज वेलोसिटी होती है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये आर्बिट्रेरी मोशन के लिए फॉल्स है। क्या है ये स्टेटमेंट, फॉल्स है। दूसरे स्टेटमेंट पे बात करता हूं। देखो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है v एवरेज इज इक्वल टू RT2 माइनस RT1 बाई T2 माइनस T1। ये कह रहा है, ऊपर देखो माइनस प्लस होने का मतलब डायरेक्शन से है यहां पर। ये कह रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट को, और ये कह रहा है टोटल टाइम को। ये एवरेज निकालने का प्रॉपर वे है, तो इट इज ट्रू। अगले स्टेप पे आ जाइए, स्टेप सी पे बात करता हूं। देखो इसमें कहा इन्होंने v यानी वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू at। अब सुनना जरा, ये फॉल्स है, और क्यों फॉल्स है उसका रीजन सुनो। जब आर्बिट्रेरी मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। और यहां फॉर्मूला क्या बता रहा है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए फॉल्स है। देयर इज एक्सीलरेशन कांस्टेंट विच इज नॉट फॉर आर्बिट्रेरी मोशन, इसलिए ये गलत है। आर्बिट्रेरी मोशन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, एवरेज लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एवरेज एक्सीलरेशन होना चाहिए। अगर यहां एवरेज लिख दोगे तो सही हो जाएगा ये फॉर्मूला। खैर नेक्स्ट पे आ जाओ। आर टी इज इक्वल टू, यहां भी वही चीज है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट यही बता दे रहा हूं। सुनो, यहां भी एवरेज कांस्टेंट है। देखो एक्सीलरेशन मतलब, भाई वैसे तो ये फार्मूला ठीक है, वही s इज इक्वल टू एस नॉट v यानी u प्लस at वाला, बट यहां ये आपका कांस्टेंट दिया है। सेम लॉजिक, एक्सीलरेशन के नीचे अगर सफिक्स में एवरेज लिखा होता तो ये ट्रू हो जाता। ठीक है, इसलिए कैसा हो गया, फॉल्स। इन दोनों का सेम लॉजिक है। लास्ट वन में आ जाओ। लास्ट वन में एक्सीलरेशन देखो एवरेज दिया है। एवरेज एक्सीलरेशन कहता है कि वेलोसिटी जो नेट है वो, और जो टाइम नेट है वो। ठीक है, एवरेज एक्सीलरेशन नेट वेलोसिटी बाई नेट टाइम, इट इज ट्रू। तो ध्यान देना, इसमें दो ही ट्रू हैं आपके,
एक ये वाला जो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है और एक ये जो एवरेज वेलोसिटी का डिफरेंस के साथ लिखा है। वेक्टर में आर्बिट्रेरी मोशन के लिए इस तरह के फॉर्मूले करेक्ट होते हैं, बाद बाकी सब फॉल्स है, नोट करें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करने वाले हैं। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन एंड एग्जांपल्स इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। रीजन बताओ, एग्जांपल बताओ। एग्जांपल भी अच्छे से बता दोगे, रीजन में अपने आप आ जाएगा। सुनिए जरा पहला, अ स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे जिसमें होगा क्या, इज कंजर्व्ड इन ए प्रोसेस। वो यानी स्केलर वो क्वांटिटी होती है जो किसी प्रोसेस में कंजर्व रहती है, यानी कांस्टेंट रहती है। अब आपको सोचना है कि क्या कोई ऐसी स्केलर क्वांटिटी है जो कंजर्व ना रहती हो कहीं भी। तो मैंने आपको कोलिजन पढ़ाया है, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या नहीं कंजर्व रहता बताओ। मोमेंटम तो सभी में कांस्टेंट रहती है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी स्केलर नहीं है क्या, है ना। तो यानी हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी डज नॉट कंजर्व। कब, ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये स्टेटमेंट कैसा हुआ बताओ, फॉल्स हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व होती नहीं है, अब वो तो स्केलर है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हुआ एग्जाम्पल और रीजन के साथ। समझ में आया, बताओ। अगले स्टेप पे आते हैं। कैन नेवर टेक निगेटिव वैल्यू, स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। क्या कोई स्केलर क्वांटिटी ऐसी है जो निगेटिव मिली जाती हो, कुछ है मन में किसी के बात। सोचो कोई क्वांटिटी स्केलर हो और निगेटिव लेते हो। वर्क भी निगेटिव होता है, पॉजिटिव निगेटिव जीरो पढ़ाया। टेम्परेचर निगेटिव नहीं होता क्या, और टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है कि नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हुआ, फॉल्स। लिख दो, सिंस टेम्परेचर इज आल्सो निगेटिव। वर्क भी लिख सकते थे, मैंने टेम्परेचर बता दिया। बोलो भाई, आप सुनो अगला, मस्ट बी डायमेंशनलेस। स्केलर क्वांटिटी डायमेंशनलेस होती है क्या, कोई स्केलर क्वांटिटी सोचो जिसकी डायमेंशन होती हो। क्या मास स्केलर है, क्या उसकी डायमेंशन नहीं होती है। करंट स्केलर है, क्या उसकी डायमेंशन नहीं होती है। एनर्जी स्केलर है, क्या उसकी डायमेंशन नहीं होती है। तो ये गलत है ना, ये भी फॉल्स है। एग्जाम्पल दे दो, मास एनर्जी हैव डायमेंशंस। बोलो भाई। अगले स्टेटमेंट, डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस। स्पेस में वेरी ना करे स्केलर। टेम्परेचर वेरी करता कि नहीं करता पहले बताओ, स्पेस में आप ऊपर जाइए टेम्परेचर चेंज होता जाता कि नहीं होता, बताओ। एयर की डेंसिटी वेरी करती है स्पेस में, डेंसिटी भी तो स्केलर है। तो आप एग्जांपल में लिख सकते हो डेंसिटी एंड, ये भी फॉल्स है मतलब। एग्जांपल इसका क्या लिखोगे, डेंसिटी एंड टेम्परेचर वेरीज। बोलो भाई। इन एटमॉस्फेयर या इन स्पेस, तो ये फॉल्स हुआ। अगले पे आते हैं, हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। ऑब्जर्वर अपनी जगह बदल बदल के अगर वैल्यू मेजर करे स्केलर क्वांटिटी की, पोजीशन चेंज कर करके, पोजीशन वेक्टर होता है, स्केलर नहीं होता है। तो पोजीशन बदलने से स्केलर पर कोई असर नहीं आएगा। एग्जाम्पल लेकिन बताना होगा। जैसे मास है, हम अपना मास कहीं भी मेजर करें जाके, तो क्या वेरी करेगा। मास कैसी है क्वांटिटी, स्केलर है और कांस्टेंट है। वेट वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, मास वेरी नहीं करता है। तो ये लास्ट वन इज ट्रू, और लिख देना मास डज नॉट वेरीज।
point to point, does not vary for observer with different orientation। बताओ भैया लोगों, नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 की बात करते हैं। एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग, देखो ध्यान देना भैया, एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ दिस मीटर। देखो ग्राउंड अगर यहां ले ले सपोज करो, तो एयरक्राफ्ट किस हाइट पे फ्लाई कर रहा है? 3400 मीटर हाइट पर उड़ रहा है। इफ द एंगल सबटेंडेड एट द ग्राउंड, ग्राउंड पर एंगल बताया है, एंगल सबटेंडेड एट द ग्राउंड ऑब्जर्वेशंस पॉइंट बाय एयरक्राफ्ट पोजीशन 10 सेकेंड अपार्ट। एयरक्राफ्ट की 10 सेकेंड के सेपरेशन का एंगल, मतलब कहने का सुनो, अगर एयरक्राफ्ट पहले यहां था और 10 सेकेंड बाद यहां पहुंच गया, देखो ये जो बीच का सेपरेशन कवर किया कितने टाइम में किया है? तो इन दोनों पोजीशन का जो एंगल ग्राउंड में बन रहा है वो कितना बन रहा है? देखो 30 डिग्री। तो ये पूरा 30 है, तो आधा कितना हुआ? 15 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? अब क्वेश्चन करो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट? हमें निकालनी क्या है? स्पीड निकालनी है। अगर ए बी के बीच की डिस्टेंस निकल आवे, टाइम पता ही है 10 सेकेंड, बोलो, तो इस पूरी डिस्टेंस को आप 2x ले लो, तो आधी कितनी बची? x। हाइट एंड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? तो 10 15 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10। तो ये x हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गई कितनी? 3400 मीटर। तो x इज इक्वल टू हो जाएगी 3410 15। बोलो भैया इतना समझ में आया मैटर? तो हमें तो पूरी चाहिए ए बी डिस्टेंस, तो 2x कितनी हो गई? देखो 3400 इंटू 2 इंटू 10 15। बताओ भैया, डिस्टेंस निकल आई। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है? 10 सेकेंड। तो 3400 10 15 अपॉन कितना आया? 10। तो 086 10 15 की वैल्यू सुनो, यहां तुम्हारे पास यही मेन इश्यू फंसा है, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी वैल्यू बता दे कैसे आप निकाल सकते हो। 10 15 को 45 माइनस 30 लिख सकते हो। 10a माइनस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है? 10a माइनस 10b अपान 1 प्लस 10a 10b। लर्न है कि नहीं बताओ? ये 1 होता है, ये 1/√3 है, 1/√3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1। बोलो बच्चा लोग, अब इसको आप सॉल्व करोगे, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू 1.732 माइनस 1 अपान 1.732 प्लस 1। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.2679। ये 10 15 के, अगर आप ना भी कर पाए तो आप यहां लीव कर दें, 10 15 की वैल्यू ये लिख के देखो, एग्जाम में ये भी छोड़ा जा सकता है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है एक्चुअल में वो आएगा 680 इंटू √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1। या भाई पूरा सॉल्व करना है तो फिर आप पूरा मल्टीप्लाई सॉल्व करके लाए, तो 2679 मल्टीप्लाई करके बताओ जरा आंसर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182.2 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लें।